चित्रण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र तक हमने 10 प्रश्नों को हल कर लिया था। 11वां प्रश्न हम आज से अभी से आरंभ करने जा रहे हैं। देखिएगा, 11वां जो प्रश्न है वो आपके सामने है। फड़ चित्रण की विशेषता नहीं है, अर्थात जो 4-5 आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक कथन फड़ चित्रण की विशेषता से संबंधित नहीं है। पहला कथन है, इसमें विभिन्न आकृतियों का निरूपण उनके महत्व के अनुसार किया जाता है। एक फड़ काफी लंबी होती है जिसमें किसी लोक देवी देवता के जीवन चरित्र, उनकी शौर्य गाथाओं का संपूर्ण जीवन का चित्रात्मक व्याख्यान या उल्लेख होता है। तो विभिन्न आकृतियों का जब आप निरूपण करते हैं तो उनके महत्व के अनुसार किया जाता है। ऐसा फड़ चित्रण में किया जाता है। ये पहला कथन है। फड़ के प्रारूप में स्थान विभाजन में जो स्थान विभाजन किया जाता है, जो भी जीवन से काल क्रमानुसार घटनाएं घटित हुई किसी देवता के, तो घटनाओं के स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। मैं इसे क्लियर नहीं करूंगा फिलहाल, आपको आंसर निकालना बाद में समझाऊंगा। तीसरा, आंखों का चित्रण तब किया जाता है जब भोपा फड़ लेने आता है। क्लियर है। चौथा, चित्रों का द्विआयामी आकृति, उनके चमकीले गहरे रंग चित्रों में, मतलब फड़ चित्रण में जो चित्र बनाए जाते हैं और उनका कुशल रेखांकन किया जाता है। सत्य कथन नहीं, मतलब फड़ चित्रण की विशेषता नहीं है। केवल 2, केवल 4, केवल 3, 2 एवं 3 या सभी कथन प्रमुख विशेषताएं हैं। ई, आपके अनुसार क्या आंसर होगा? ये 11वां प्रश्न है। इसका उत्तर जल्दी से निकालिए, तब तक मैं आपको समझाकर इसको क्लियर करता हूं। इसमें विभिन्न आकृतियों का निरूपण उनके महत्व के अनुसार किया जाता है। बिल्कुल सही है। असल में जीवन, देखिए, जो प्रमुख स्थान फड़ चित्रण में दिया जाता है केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में, वो तो लोक देवता का होता है, याद रखिएगा। ये तो प्रमुख चित्रण हो गया। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आ रहा है स्थान विभाजन, और एक आ रहा है आकृतियों का निरूपण। ये असल में काल क्रमानुसार किया जाता है। काल क्रमानुसार, तो काल क्रमानुसार तो क्या किया जाएगा? आकृतियों का निरूपण। क्लियर। लेकिन जो असल में स्थान विभाजन दिया जा रहा है किसी भी फड़ के अंदर, वो उनके महत्व के अनुसार किया जाता है। यानी कि पहला वो स्थान लिया जाएगा जहां पर ये नहीं कि देवता का जन्म हुआ, फिर यहाँ वो उनका अध्ययन अध्यापन हुआ, फिर उनका विवाह हुआ, फिर यहाँ पर उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, फिर यहाँ पे इनको मोक्ष मिला, इस प्रकार से नहीं। किसी भी देवता के जीवन में जिस स्थान से संबंधित प्रमुख घटना घटी, मानो उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, गायें छुड़वाई, किसी डकैत की हत्या करी, किसी आतताई का अंत किया, जो भी उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटना है, जो वो घटना जिन्होंने उन्हें सामान्य मनुष्य से हटाकर अवतारी पुरुष लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया, उन स्थानों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। याद रखिए। दूसरा विषय ये, और संपूर्ण फड़ का चित्रण होने के बाद भी जब जोशी परिवार के पास पारंपरिक तौर पर जब भोपा फड़ लेने जाता है, फाइनली देवताओं की नेत्रों का चित्रण उसी वक्त किया जाता है। काली गहरी आंखों का चित्रण जो लाइनिंग की जाती है जब भोपा फड़ लेने जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आंखों का चित्रण पहले से नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आंखें आपके आईना, आपके चरित्र का प्रतिबिंब होता है। आपके पूरे चारित्रिक विशेषता का आईना आपके नेत्र होते हैं। अतः नेत्रों में सजीवता बनी रहे। संपूर्ण फड़ का पूरा चित्रण होने के बाद भी किसी भी देवता या प्रमुख आकृतियों के नेत्रों का चित्रण तब किया जाता है जब भोपा फड़ लेने कलाकार के पास आता है। और फड़ चित्रण में जो चित्र होते हैं वो द्विआयामी आकृति के होते हैं, चमकीले गहरे रंग होते हैं, उनका रेखांकन कुशल किया जाता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है कि सभी कथन प्रमुख विशेषताओं के रूप में सामने आते हैं। क्लियर है। अब हम लेने जा रहे हैं अगला जो प्रश्न है आपका नंबर 12 आज का। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। फड़ में
देव पात्रों के चेहरे का चित्रण किस रंग से किया जाता है? अब पिछले सत्र में हमने देखा था कि जो देव नारायण जी की फड़ है, देव नारायण जी का प्रमुख जो अश्व है उसका नाम आपने देखा था लीलागर, क्लियर। और इसको जिस रंग से फड़ में चित्रित किया जाता है वो रंग है असल में हरा रंग। लेकिन यहाँ प्रश्न, कल मैंने बहुत सारे चित्र आपको फड़ से संबंधित बतलाए थे, क्या पता आपने याद रखा नहीं रखा पिछले सत्र का, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें देवताओं के चेहरे का चित्रण का विशिष्ट अंकन क्या हरे रंग से है, क्या गेरू रंग से है, क्या अस्पष्ट है, या केसरिया है, या नीला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर निकालेंगे। इसका सही आंसर है न हरा है, अस्पष्ट बिल्कुल नहीं है, सही आंसर होता गेरू, नीला भी नहीं। इसका सही उत्तर है आंसर बी अर्थात केसरिया। इसके लिए आप फड़ देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि चेहरे का निरूपण केसरिया भगवा रंग के साथ किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि केसरिया रंग से देवताओं के चेहरे का चित्रण किया जाता है किसी भी फड़ में। प्रश्न नंबर 13वां मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाबूजी एवं देवनारायण जी की फड़ वाचन का सही युग्म चुनिए। यानी कि पाबूजी और देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है, तो ये भोपा, ये जो भोपे होते हैं, भोपा या भोपी, वो किस जाति के होते हैं वो आपको चुनना है। पहला युग्म है भील और राजपूत, राइट। दूसरा युग्म है आपके सामने नायक, तीसरा युग्म है नायक और गुर्जर, और चौथा युग्म है राजपूत एवं नायक। यानी कि इस 13वें प्रश्न के अंदर आपको पाबूजी और देवनारायण जी की जो प्रसिद्ध फड़ हैं इनका वाचन करने वाले जो भोपा भोपी होते हैं किस जाति से संबंधित है उस युग्म को आपको चुनना है। तो क्या वो भील पाबूजी के भील हैं, देवनारायण जी के राजपूत हैं, या दोनों के ही नायक होते हैं, या पाबूजी का नायक है, देवनारायण जी के फड़ के जो भोपा हैं वाचन करने वाले वो गुर्जर हैं, या पाबूजी के राजपूत और इनके नायक हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको देखना है, राइट। इसका सही आंसर है, याद रखना, पाबूजी से संबंधित है नायक जाति और देवनारायण से संबंधित है गुर्जर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं। आज का अगला इस सत्र का प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रश्न है, बगड़ावतों की फड़ है। बगड़ावतों की फड़ है, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन चूंकि बस बनाकर दे दिया आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। बगड़ावत कौन है और उनकी फड़ है? क्या देवनारायण जी की फड़ बगड़ावतों की फड़ कहलाती है? क्या पाबूजी की फड़ बगड़ावतों की फड़ कहलाती है? क्या माता जी की फड़, जी हाँ, माता जी की फड़ भी होती है कि फड़ बगड़ावतों की फड़ की मतलब बगड़ावतों की फड़ कहलाती है रामदला, एवं आप एक साथ में एक और ले सकते हैं कृष्ण दला। क्या ये फड़ें बगड़ावतों की कहलाती है, या भैंसासुर जी की फड़ बगड़ावतों की फड़ कहलाती है? भैंसासुर जी नहीं है, असल में भैंसासुर की फड़ है, लेकिन ठीक है, आ गया। इसका सही आंसर इनमें से नहीं है। असल में देवनारायण जी बगड़ावत थे, बगड़ावत गुर्जर थे, इसलिए बगड़ावतों की फड़ कहलाती है देवनारायण जी की फड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। आज का चौथा प्रश्न आपने देख लिया। अब मैं आपके सामने इस सत्र में जो श्रृंखला अपनी चले आ रही है, 15वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, उसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देवनारायण जी की फड़ में केंद्र में स्थित देवनारायण जी विराजमान है। क्लियर। देवनारायण जी की फड़ में जो फड़ है देवनारायण जी की, उसके केंद्र में जो देवता देवनारायण जी हैं वो विराजमान है। अब फड़ के अंदर किस पर विराजमान है ये आपको आंसर ये आंसर निकालना आपको। क्या फड़ के अंदर उन्हें मालासर डूंगरी पर विराजमान बतलाया गया है? किसी आसन पर उन्हें विराजमान बतलाया गया है? लीलागर अश्व पर हम लोगों ने कहा था इसका चित्रण हरे रंग से किया जाता है, क्या उस पर विराजमान बतलाया गया? माता साडू की गोद में क्या देवनारायण जी को विराजमान चित्रित किया गया है, या
बासन नाग पर, बासन नाग जिससे कि नागों का देवता, नागों का राजा भी पुकारा जाता है, राइट। बासन नाग हम पौराणिक आख्यानों में तक्षक नाग की बात सुनते हैं। तो देवनारायण जी इनमें से किस पर विराजमान बताए गए हैं इस इनकी चित्रात्मक फड़ के अंदर? इसका सही आंसर है लीलागर अश्व। जी नहीं, माला से डूंगरी जन्म हुआ लेकिन नहीं, न इसका आंसर आसन पर तो बिल्कुल भी नहीं है, माता साडू की गोद में भी चित्रित नहीं किया गया। इसका सही उत्तर है नागों के राजा बासन नाग पर देवनारायण जी की फड़ में देवनारायण जी को चित्रित बतलाया गया है। ये था आज का 15वां प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। जी, हम लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है आपके सामने 16वां। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। अब ये तो आपने देख लिया था कि गुर्जर जाति के लोग वाचन करते हैं, लेकिन अब ये प्रश्न यहाँ जाति से अलग है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन में क्या दो स्त्री भोपियां होती हैं, क्या भोपा और भोपी दोनों होते हैं, दो पुरुष भोपे होते हैं, या ये प्रश्न अनुत्तरित है, या जंतर वाद्य सहित इनका मूक वाचन किया जाता है। मूक वाचन मतलब सिर्फ लोकाभिनय है, कुछ बोला नहीं जाता है, नृत्य होता है लेकिन गायन नहीं होता है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी। यदि आपने कल जो क्लिप मैंने पिछले सत्र में जो क्लिप मैंने आपको बताई थी, यदि आपने वो देखी होती, शायद आपके सामने आंसर आ जाता। और यदि वो क्लिप याद आ रहा हो तो आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर है दो पुरुष भोपे। जनरली फड़ के वाचन में भोपा और भोपी होते नायक या भील जाति के, लेकिन देवनारायण जी की फड़ में गुर्जर जाति के दो पुरुष भोपे का भाग लेते हैं वाचन में। एक तो पुरुष वेश में होता है, दूसरा जो भोपा होता है वो स्त्री वेश में होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर? अगला जो प्रश्न है हम लेने जा रहे हैं वो है 17वां प्रश्न। इसका भी आपको सही उत्तर चुनना। ओहो, ये भी काफी धांसू प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आपको देवनारायण जी की फड़ से संबंधित असत्य कथन चुनना है, यानी कि कोई एक कथन पूरी तौर पर इसमें गलत है, कोई एक कथन इसके अंदर गलत है, ये आपको बतलाना है कि क्या गलत है, असत्य है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ होती है, सबसे लंबी सबसे बड़ी फड़ होती है, राइट? क्या ये कथन असत्य है? देवनारायण जी की फड़ 12 हाथ लंबी होती है, जिसे बनाने में 1 माह का समय लगता है। क्या ये कथन असत्य है? पापू जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ होती है, पापू जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ होती है, क्या ये कथन असत्य है? क्लियर? देवनारायण जी की फड़ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दर्ज है, क्या यह असत्य है? या देवनारायण जी की फड़ की प्रस्तुति दो भोपा जंतर वाद्य करते हुए करते हैं? तो ये 5 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सही आंसर निकालना है। क्लियर? तो आप लोगों को बतलाना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आइएगा, 17वां प्रश्न है आपके सामने और देखिएगा असत्य कथन क्या है, राइट? तो देवनारायण जी की फड़ के संबंध में असत्य कथन, देखो ये सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। देवनारायण जी की फड़ 12 हाथ लंबी होती है, 12 हाथ लंबी फड़ बताया गया है। अब कितने हाथ लंबी होती है और इसके बनने में 1 माह का समय लगता है। क्लियर? तो यहां पर एक बात याद रखना, 1 माह का समय लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन देवनारायण जी की जो फड़ होती है वो 12 हाथ नहीं बल्कि 20 से लेकर 25 हाथ के मध्य में इसकी लंबाई होती है। तो ये कथन असत्य है। पाबू जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ होती है, ये कथन भी असत्य है। पाबू जी की फड़ याद रखिएगा सबसे लोकप्रिय फड़ होती है।
बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, होती है। सबसे प्राचीन जो फड़ होती है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की ही फड़ होती है। तो अच्छा, ये कथन थोड़ा सा, चलो कोई ना, आपको यदि याद होता तो आप कर लेते, तथ्यात्मक तौर पे गलत इसलिए प्रश्न हो गया मेरे से, मुझसे। देवनारायण जी मैंने बीच में बाबूजी डाल दिया, लेकिन अच्छा 4 तो कोई बात नहीं। आपको यदि जानकारी होती तो आप इसको गलत करते। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ होती है, सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की होती। तो 2 भी गलत है, तीसरा गलत है। देवनारायण जी की फड़ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दर्ज है, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की फड़ अभी हमने देखा था 2 भोपा, गुजर जाते के 2 भोपा जंतर वाद्य बतलाते हुए करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा गलत है जी। तो सही इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न, आप जो मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, आप तभी कर पाएंगे जब आप फड़ से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त कर लोगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, जब आप उन क्लासेज में अक्सर पढ़ते हो जी, 30-35 क्लासेज में सिलेबस पूरे होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो टीचर्स किस प्रकार से पढ़ा पाते हैं और वो स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, क्या हासिल करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की नेचर अब बदलती जा रही है। पहले जैसा मामला नहीं रहा कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो है साहब 18वां प्रश्न। सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे प्राचीन फड़, तो एक तो है देवनारायण जी की फड़, एक है आपके सामने बाबूजी की फड़। तो एक तो हो गया देवनारायण जी की फड़, एक हो गया अपने सामने बाबूजी की फड़, और एक आपके सामने हो गया यहाँ पे माता जी की फड़। एक हो गया है बगड़ावतों की फड़, और एक आप ऑप्शन आपके सामने ए एवं डी। क्लियर है? ए एवं डी, ये 2-3 इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे प्राचीन फड़ कौन सी होगी? तो मैं पिछले इसका उम्मीद करता हूं कि आपने यहां से इसका प्रश्न निकाल लिया होगा। सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है ऑप्शन ए, देवनारायण जी की फड़। याद रखना, देवनारायण जी की फड़ को सबसे प्राचीन फड़, देवनारायण जी की फड़ को सबसे प्राचीन फड़ माना जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। 19वां प्रश्न आज का 9वां प्रश्न है। सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की फड़, माता जी की फड़, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़ अथवा गोगा जी की फड़। सबसे छोटी फड़, अच्छा पहले आप बताइएगा, फिर मैं इसको आपके सामने रखता हूं। सबसे छोटी फड़ किसको माना गया है? क्या देवनारायण जी की है, क्या बाबू जी की है, या माता जी की फड़ है, या गोगा जी की फड़ है? क्या इसका सही आंसर होगा? तो सबसे छोटी फड़ असल में देवनारायण जी की फड़ है, क्योंकि इस पर एक डाक टिकट जारी किया था और उस डाक टिकट में संपूर्ण चित्र को 2x2 सेंटीमीटर के अंतर्गत चित्रित किया गया है। इसीलिए देवनारायण जी की फड़ को सबसे छोटी फड़ के रूप में भी हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे छोटी फड़ के रूप में भी, सिंपल इसीलिए उसको माना जाता है। क्लियर है? तो देवनारायण जी की फड़ को सबसे छोटी फड़ भी बोला गया है। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है जी। ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये देवनारायण जी की फड़ है। 1992 में ये देवनारायण जी की फड़ को चित्रित किया गया है। और ये देखिएगा, यहाँ पर ये केसरिया रंग में लोक देवता है, यहाँ पर ये बासव नाग है जिसके ऊपर उन्हें चित्रित किया गया है। चलिए, देवनारायण जी की फड़ के संबंध में, क्योंकि ये फड़ 2x2 सेंटीमीटर पर है, और ये सबसे छोटा चित्रण है देवनारायण जी की फड़ का। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में असत्य कथन चुनिएगा। असत्य कथन, इस फड़ के यजमान गुज्जर समुदाय के लोग होते हैं। क्लियर?
जंतर के साथ साथ कहीं कहीं मंजीरा तथा चीपा बजाया जाता है, सही बात है। मतलब आपको देखना है गलत कौन सा इसमें से। एवं इस फड़ का वाचन गोधूली बेला के पूर्व किया जाता है। गोधूली बेला के पूर्व। साल भर में केवल चौमासे, बरसात का जो महीना था 4 महीना, मैंने पिछले सत्र में स्पष्ट किया था, इस प्रस्तुति को रोक दिया जाता है। तो इस फड़ के यजमान गुज्जर समुदाय के लोग होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, पहले तो आपको इसका आंसर निकालना है कि इसका सही उत्तर आपकी निगाह में क्या होगा। देखिएगा, इस फड़ के जो यजमान होते हैं वो गुज्जर समुदाय के लोग होते हैं। आप तब तक अपना उत्तर निकालिए। जंतर के साथ साथ कहीं कहीं मंजीरा तथा चीटिया भी बजाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही इसका उत्तर है। इस फड़ का वाचन गोधूली बेला के पूर्व, यानी कि जो सायकाल होता है लगभग 7 बजे से भी 6 बजे, मतलब गोधूली बेला संध्या काल जिसको हम कहते हैं, से पहले यानी कि तीसरे पहर में किया जाता है। ये तथ्य पूरी तौर पर गलत है, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन होता है वो रात्रि काल में किया जाता है। क्लियर है। चौथा जो ऑप्शन है वो है साल भर में केवल चौमासे, यानी कि बरसात का जो महीना होता है उसमें देवनारायण जी की फड़ को रोक दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस समय जो योग निद्रा में होते हैं भगवान विष्णु, तो कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि फड़ भी एक चलायमान मंदिर के रूप में है, महाकाव्य के रूप में, अनुष्ठानिक मंदिर है ये। अतः इसका वाचन इस समय इसको बांचा नहीं जाता, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन प्रस्तुति नहीं होती है। तो असत्य कथन जब आपको चुनना है तो दूसरा सही है, चौथा सही है, पहला सही, तीसरा गलत है, केवल 3 जी। इसका सही ऑप्शन होगा आपके सामने डी। तो आज के इस छोटे से सत्र के अंतर्गत ये आज 10 मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न फड़ से संबंधित आपके सामने लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट देकर अवश्य बताइएगा। अगले सत्र में मैं फड़ से संबंधित जो, क्योंकि मैं लगभग 40 के लगभग मैंने प्रश्न तैयार किए हैं फड़ से संबंधित, तो 4 आप सत्र मानकर चलिएगा। यदि आपने ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को रोजाना पढ़ लिया, अपने नोट्स को पेन डाउन कर लिया, लिख लिया, यकीन मानिएगा आपको मैंने एग्जाम में निराशा हाथ नहीं लगेगी। इंतजार कीजिए अगले सत्र का, नेक्स्ट सेशन का, फड़ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए